नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। ये यहाँ पर है सबसे पहले आपके सामने शेरी असनाफ, तारीफ और इर्तिका। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम शेरी असनाफ के बारे में जान लें थोड़ा सा, उसके बाद जो शेरी असनाफ हम यहाँ पर बात करेंगे आपको आगे बताएंगे किन किन असनाफ पर हम बात करने वाले हैं, उसकी तारीफ भी करेंगे और इर्तिका भी बताएंगे। उर्दू शेर व अदब की तारीख में दक्कन को बड़ी अहमियत हासिल है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके फ़रोग़ में यहाँ के बादशाहों ने यानी दक्कन के बादशाहों ने बहुत हिस्सा लिया है। उन लोगों ने शेर व शायरी की है और ख़ुद वो लोग शायर थे और शायरों को पनाह भी देते थे और उनकी खिदमत भी हासिल किया करते थे। नस्र निगारी में अहम कारनामे दक्कन से यादगार हैं, जब वो भी हम जब बात करेंगे तो उस पर भी डिटेल से हम देखेंगे। फिर शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का एक नया दौर शुरू होता है जब मुगलिया हुकूमत उरूज पर थी और फारसी का बोलबाला था। फिर वो दौर आया जब ये लोग मुंह का मजा बदलने के लिए उर्दू में शेर कहना शुरू किया, मगर रफ्ता रफ्ता उर्दू में शेर गोई का रवाज आम हुआ। ये तो आप जान चुके हैं, इसमें कोई अहम बातें है नहीं। यानी इस तरह से अगर आप देखें तो आप लिखने का टेक्निक यहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव रहा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये सारी बातें जहन में रखनी है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला दौर मोहम्मद शाही अहद से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब है कि जो उर्दू शुमाली हिंद में शुरू हुई है वो किसका दौर था, उस वक्त कौन हुक्मरान थे, बादशाह थे, तो मोहम्मद शाह थे। इसके बाद नादिर शाह आते हैं, उसमें अलग अलग तहरीकें रूनमा हो रही हैं। इस दौर में जो मोहम्मद शाही अहद है तो इहाम गोई को मकबूलियत हासिल रही। यानी इस ज़माने में जो भी शायरा हुए हैं उन्होंने जो माना अल्फाज का बहुत इस्तेमाल किया है वही है इहाम गोई। ये मखसूस तहजीबी अवामिल का नतीजा थी। यानी इहाम गोई इसका मतलब है कि जो उस वक्त की सिचुएशन थी, हालात थी, उसके मुताबिक धीरे धीरे हालात बदल जाने से इहाम का असर ज़ायल होने लगा। लिसानी शऊर में इस नई तब्दीली को, यानी ये जो असर ज़ायल हो रहा था इसका मतलब है ज़ायल हो रहा था तो कोई चीज़ें दाखिल हो रही थी। तो वही कह रहे हैं कि अगर लिसानी शऊर को हम समझें, लोग ज़ुबान का इस्तेमाल ऐसा कर रहे हैं तो उस तब्दीली को इस्लाह ज़ुबान की तहरीक के नाम से जाना जाता है। उर्दू शायरी में नए बाब का इजाफा होता रहा। इस तरह से इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं एक मरतबा इहाम गोई शुरू हुई है, फिर वो ख़त्म हो रही है, उसके बाद रद्द ज़ुबान की तहरीक आई, फिर एक नए बाब का इस तरह से इजाफा हुआ। मीर व मिर्ज़ा का अहद आया। ये जो अहद आ रहा है जो उर्दू शायरी का सुनहरा दौर या अहद ज़र्री है। यानी मीर व मिर्ज़ा के दौर को हम सुनहरा दौर कहते हैं या अहद ज़र्री कहते हैं, दोनों सेम बात है। इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या अहद ज़र्री के शायर कौन है या फिर मीर के दौर को किस नाम से याद किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछा गया है कई मरतबा एग्जाम में। इसके बाद है आपके सामने कि मीर के ज़माने तक उर्दू शायरी गज़ल गोई तक महदूद थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने सुखन गोई के साथ साथ उर्दू सुखन साजी का दर भी वाक़ किया। अब ये देख लीजिए, हमने इस 2 सेंटेंस में कई चीज़ों को समेट दिया है। अभी तक जो मीर का ज़माना था, यानी इसका मतलब है 18वीं सदी तक जो शायरी हो रही थी उसमें ज़्यादातर जो मकबूलियत रही है वो गज़ल गोई को रही। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे रेंगती रही। यहाँ उर्दू का ज़ख़ीरे अदब देखते ही देखते जमा हो गए, यानी इसके ज़ख़ीरे अदब में इजाफा हुआ। शायरी को बाज़ौक़ और पुरअसर बनाने के लिए मुख्तलिफ शेरी असनाफ से मुतारफ़ करवाया गया, जिनमें कसीदा, रेख्ती, मसनवी, क़ता, रुबाई, गज़ल वगैरह शामिल है। इस तरह शायरी को बामाना बनाकर उरूज तक पहुँचाने के लिए असनाफ़ शेर नहायत अहमियत की हामिल है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपकी तरह और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको अगर बताएं तो गज़ल है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया और नज़्म, यानी इन असनाफ पर हम तफसील से तो बात करेंगे ही। तो इन असनाफ में सबसे पहले गज़ल के बारे में, इससे कई तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इसके माना पूछे जाते हैं, इसके इस्तिलाही माना पूछे जाते हैं, कहाँ से ये सिन्फ निकली है वो पूछा जाता है, इसके इर्तिका से कुछ सवालात पूछे जाते हैं। थोड़ा देख लीजिए इसको। सबसे पहले तो गज़ल की तारीफ अगर करें तो उसके तहत में कई बातें आप याद रखिए। ये एक बात तो ये याद रखनी है कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके माना पर अगर बात करें तो औरतों से या औरतों की बातें करना, ये माना है।
आम तौर पे लिखा ऐसे रहता है, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, ये लुग़वी माना इसके हैं। डेफिनेशन ऐसे किया जाता है इसके साथ में। तो अब इसका मौजू क्या है गजल का? तो हुस्न व इश्क है। अब हर तरह के मजमून की गुंजाइश है। इसका मतलब है जो मौजूदा दौर है इसमें सिर्फ हुस्न व इश्क तक ही गजल महदूद नहीं है, बल्कि अब इसमें तसव्वुफ है, इसी तरह से दीन और दुनिया की बातें, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। किसी तरह के मौजू को भी आप शामिल कर सकते हैं। कसीदा के तशबीब से गज़ल निकली है। गज़ल कहाँ से निकली है? तो कसीदा एक सिन्फ है, उसके तशबीब से गज़ल निकली है। इस तरह से अब आगे बढ़िए तो गज़ल की तारीफ क्या कर सकते हैं? गज़ल वो सिन्फ़े सुखन है जिसमें इश्किया जज्बे की तर्जमानी की जाए, उसको हम क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। गज़ल शायरी की मौज़ूआती सिन्फ है। ये हैअतन मतला, रदीफ, काफिया और मक्ता से तैयार होती, यानी इसका मतलब है ये सारे इसके क्या हैं? अज्जाए तरकीबी हैं। मतला, मक्ता, रदीफ और काफिया, इसी तरह से बहर, ये सारे इसके अनासिर हैं अज्जाए तरकीबी। काफिया जरूरी नहीं होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए किस सिन्फ के लिए काफिया जरूरी नहीं है, तो गजल के लिए काफिया जरूरी नहीं, बेरदीफ होने पर गैर मुरद्दफ होती है, यानी इसीलिए बगैर रदीफ की भी गजलें कहने का एक दौर में तजर्बा किया गया, तो उसको गैर मुरद्दफ गजलें भी कहते हैं। इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं। देखिए इर्तिका पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम इसके तफसील से इर्तिका पर भी बात करेंगे। तो आपको यहाँ सरसरी तौर पे हम ये बता दें कि उर्दू गजल का इब्तिदाई जमाना दखनी अहद ही है। यहीं पर वली और सिराज ने गजल गोई की, जो बाद में दूसरों के लिए गजल की फजाएं हमवार करने में कामयाब हुए। उर्दू का पहला बड़ा गजल गो वली हैं। उन्होंने शिमाली हिंद के शुअरा की कामयाब रहनुमाई की। इसी वजह से शेर व शायरी में तरक्की भी हुई है। शिमाली हिंद में शेर व शायरी का माहौल इब्तिदा ही से साजगार रहा। अब इस तरह से देखिए तो मसऊद, साद, सलमान और अमीर खुसरू ने इसी जुबान को इजहार का जरिया बनाया और शायरी की। ये सिन्फ बराबर तरक्की करती रही। उर्दू शायरी में गजल के सिवा भी बहुत कुछ है, ये आप जानते हैं, कसीदा, मसनवी, मरसिया, मगर जो कबूल आम गजल को हासिल हुआ वो किसी और सिन्फ को नसीब न हो सका है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गजल को उर्दू शायरी की आबरू कहा है। दूसरी तरफ गजल नीम वहशी सिन्फ सुखन है, कलीमुद्दीन अहमद ने बताया। यानी इसी सिन्फ के बारे में इस तरह के आरा भी सामने आए। थोड़ा सा अपने आप को जहनी प्रिपरेशन के लिए इन बातों को भी समझना निहायत जरूरी है। फारसी अदब के रास्ते उर्दू में दाखिल होने वाली सिन्फ गजल बहुत मकबूल आम हुई। ठीक है, बहुत मकबूल हुई है। अब देखिए कि सबसे पहले तो शुरू अरबी में हुई, अरबी से फारसी वालों ने अख्ज़ किया, फारसी से उर्दू में गजल जो है आई है और इसको बहुत कबूलियत हासिल हुई है। यही वजह है कि आज भी गजलें लिखी जाती हैं और कसरत से लिखी जाती हैं। इब्तिदाई सफर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसी तरह से कुली कुतुब, नुसरती, गव्वासी और इसी तरह से नूरी अहम नाम है। यानी गजल की दुनिया में इन लोगों के नाम लिए जाते हैं। हयाती सतह पर वली ने इसे बरता और गजल के बाबा आदम करार पाए। कौन? वली। शिमाली हिंद के शायरों ने वली के कलाम से मुतासिर होकर मुतवज्जह हुए। जो शिमाल के शायर हैं उन्होंने वली की शायरी को देखा, उनसे जो मुतासिर हुए और उन्होंने फिर गजल की तरफ रुख किया, क्योंकि वो लोग फारसी में शायरी किया करते थे। दौरे अव्वल के शायरों में खान आरजू, मजमून, यकरंग, आबरू, फगा, शाकिर नाजी, शाह हातिम वगैरह अहम है। इन लोगों के नाम आप याद रखिएगा। ये दौरे अव्वल के शायरों में शिमाली हिंद जिन लोगों ने तकरीबन वली से मुतासिर हुए हैं और गजल की तरफ रुख किया है उर्दू शायरी। फिर गजल में मौजू का इजाफा हुआ, ये अहदे ज़रनी के नाम से मौसूम हुआ। गोया कि इसके बाद जो है शायरी तरक्की करती रही, गजल आगे बढ़ते रही, तो उसमें मौजू का भी इजाफा हुआ और फिर यहाँ तक के अहदे ज़रनी यानी सुनहरे दौर में दाखिल हो गया। वो किन की वजह से? मीर तकी मीर हैं, ख्वाजा दर्द वगैरह ने गजल को लबो लहजा दिए। इन लोगों की वजह से इस दौर में आया। इन लोगों ने इनको एक लबो लहजा दिया है, इसमें तसव्वुफ को, सुलूक को
اور بھی کئی طرح کے مضامین کو شامل کیا۔ پھر غالب و مومن نے عشق و محبت اور فکر و فلسفہ کی آمیزش سے میں دو آتشہ بنا دیا، کس کو؟ غزل کو بنا دیا، یعنی گویا کہ غالب اور مومن کا اہم رول رہا ہے ان غزل کی دنیا میں۔ پھر دیکھیے مصحفی ہے، جرأت، انشاء، آتش و ناسخ وغیرہ نے ترقی کی راہ میں شریک رہے۔ یعنی یہ دو دبستان کی بات آ گئی کہ دہلی دبستان ایک طرف ہے، دوسری طرف لکھنؤ کے دبستان، یعنی دہلی سے نکلتے ہی لکھنؤ کے دبستان نے اس میں جو ترقیاں حاصل کی ہیں اس کے بھی شاعر اس میں شامل ہیں۔ غزل داغ دہلوی اور امیر مینائی سے ہوتے ہوئے محمد اقبال تک پہنچی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ داغ نے دیکھیے کہ رجائی لہجہ دیا ہے، اسی طرح سے امیر مینائی نے اس میں اہم بھومکا نبھائی ہے۔ پھر محمد اقبال نے جس طرح سے نظم کی دنیا میں کوہرام مچے ان کے موضوعات رہے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے غزل کی دنیا میں بھی کمال کیا ہے۔ باد ازاں، جگر، اصغر، فانی، حسرت اور فراق نئی آواز اور لے کے ساتھ سامنے آئے، ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی۔ 1960 کے بعد غزل کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، غزل میں نئے تجربات نئے شاعروں کے ذریعے سے ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آج بھی اس میں شاعری کی جاتی ہے۔ اب کچھ اقوال جو عام طور پہ آپ کو ایگزام میں پوچھتے ہیں اس کو ہم بتا دیتے ہیں جو غزل سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو دیکھیے کہ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، یہ بات فراق گورکھپوری نے کہی ہے۔ نمبر 2 میں ہے غزل اردو شاعری کے آبرو ہے، رشید احمد صدیقی نے یہ قول ہے۔ اسی طرح سے غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ شبلی نعمانی کا قول ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، حالی کا قول ہے۔ غزل کافر صنف سخن ہے، چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ اس کے بعد ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ عظمت اللہ خان نے کہا ہے۔ اسی طرح سے غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ یہ سارے جو 7 ہم نے قول بتائے ہیں وہ عام طور پہ ایگزام میں پوچھے ہی جاتے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ امید کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں ایسے ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ، آپ کے کلاس کو بہترین بناتے ہوئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔